तो हेलो गाइज, यदि आप 2023 में 15 फरवरी को विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप 14 फरवरी 2023 के आधी रात को भी ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों 15 फरवरी 2023 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, उसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में जो 15 फरवरी का विज्ञान का परीक्षा होने वाला है, साइंस का परीक्षा होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इस वीडियो को परीक्षा से पहले ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो कि 15 फरवरी 2023 को एग्जाम होने वाला है, उसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 80 मार्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 80 नंबर का पूछा जाएगा और ये 80 नंबर आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 80 में 80 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपके वायरल क्वेश्चन जो है आपका, जो 15 फरवरी 2023 के दिन यही क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और उसमें केवल 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का आपको जवाब देना है, जो कि 40 नंबर का पूछा जाएगा। जिसमें पहला सवाल ये है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। फटाफट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर बता देता हूँ, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है आपका v/u। क्या होता है v/u, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। क्या होता है आपको ये बताना है दोस्तों। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है वो आपको बताना है। वो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए r/2f, या आप कह सकते हैं f बराबर r/2 कहिए, या फिर r/2f हो जाएगा इसका राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव नेत्र में क्या होता है, किस प्रकार का लेंस होता है, ये आपको बताना है। इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में जो है ना कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह निम्न में से किस भाग पर बनाता है, ये आपको बताना है। वो बनाता है कहाँ पर, रेटिना पर, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दिया गया है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है ना वह किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है वो क्या है, वो है आपका कोयला, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन होता है। यहाँ पे दिया गया है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो कोयला है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो वह लाल रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना इस प्रश्न का सही जवाब
हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र किसको नहीं आता, आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। कई बार 1/f बराबर आपको दे देता है, दोनों सेम ही है। 1/f बराबर 1/v, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 1/f बराबर 1/v + 1/u, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऑप्शन ए जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है वो आपका होगा जंगल में। टिंडल का प्रभाव कहाँ पे देखा जा सकता है? जंगल में, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश दिखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है ना वह किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। तो वह है अपवर्तन का सिद्धांत, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना वह क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? कहता है 1 मिनट में 120 कूलम्ब। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 120 बट्टा हम लोग 60 लिखेंगे और यहाँ काट दीजिए तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है, किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन प्लस ऋण का चिन्ह जो होता है वह नहीं, प्लस और माइनस किस में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना आपका, वो आप लोग भी सोच सकते हैं कि कुंडली में, एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में, विद्युत सेल में होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है ना वह बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। जब तार आपस में टकराते हैं, एक तार और 2 तार जब दोनों आपस में टकराते हैं ना तो यहाँ से चिंगारी उत्पन्न होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका जो धारा का मान होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, फैराडे ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, कहाँ पर होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस कुछ इस टाइप से होता है, देखिए ये हुआ आपका उत्तल लेंस। तो किनारा में पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा प्रतिकर्षण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है ना वह परिवर्तित करता है किसमें? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक या व्यवहारिक ऐसा मात्रक होता है आपको डायऑप्टर, लेकिन इसमें डायऑप्टर नहीं दिया गया है तो डायऑप्टर को ही ये कहते हैं m के पावर -1।
ठीक है, इसको कहते हैं डाईऑप्टर, इसी को हम लोग डाईऑप्टर कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो फैराडे ने की थी, ठीक है, फैराडे ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? अगर प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है, वस्तु के बराबर है, तो दर्पण जो होगा वह कैसा होगा, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह समतल दर्पण होगा, ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर दिखता है। 27 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? अच्छे से कमांड कर लीजिए, 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने स्वर होते हैं? तो ये तो सबको पता है, 7 स्वर होते हैं, ठीक ना। बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, धीमी होती है, तीव्र होती है, बराबर होती है या अति तीव्र हो जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर जो है ना, उपचयन की जो गति होती है ना, वह धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देख लीजिए, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है दोनों तरफ, तीर के बाएं सर में जो भी होता है उसे अभिकारक कहते हैं, यानी कि Cu और O2 अभिकारक है इस समीकरण में, और CuO कॉपर ऑक्साइड जो दाहिने साइड में है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रश्न में जो सवाल किया जा रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ये कहता है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, आपके पास 32 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है ना, वो क्या होता है? आपका श्वेत होता है, यानी कि उजला होता है, वाइट होता है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है, समीकरण CaCO3 जो कि सॉलिड ठोस है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का समीकरण है इसमें? क्योंकि ये आपका एक प्रकार का यौगिक है जो दो यौगिक में, अलग अलग यौगिक में टूट जाता है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो यौगिक है मेरे पास वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस समीकरण में जो है ना, वह किस प्रकार का समीकरण है, ये आपको बताना है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 33 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा वियोजन, वियोजन अभिक्रिया है ये जो समीकरण है, वियोजन। क्योंकि जब कोई यौगिक किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व में टूट जाता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वियोजन अभिक्रिया। 34 नंबर सवाल है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन, यानी जब लोहा गर्म होता है उस पर जब जल डाला जाता है, प्रभावित किया जाता है, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा फेरक ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा Fe3O4। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर सवाल है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच
कार्य करता है? तो 35 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.0 से 7.8, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है वह नियंत्रित करता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। रक्त में शर्करा का स्तर इंसुलिन नियंत्रित करता है, ठीक है, इंसुलिन को। 37 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है, उसकी ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से देखिए। 38 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? ये जो 4 ऑप्शन है ना, ABCD, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोल्ड, यानी कि सोना जो है ना वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। बाकी तांबा, जिंक और पोटासियम ये सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गोल्ड। ऑक्सीजन से अभिक्रिया सहयोग नहीं करता है। 39 नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है, आभूषण वाला सोना अलग होता है, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है ना वो अलग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने वाले में जो सोना उपयोग किया जाता है उसमें 22 कैरेट का होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 24 कैरेट। 40 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होता है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह कितना होता है? तो 0.03% होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 0.03%। 41 नंबर प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल उसी को बोलते हैं, समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह है वह कौन सा है, क्रियाशील समूह कौन सा है? तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा सिंगल बॉन्ड COOH। सिंगल बॉन्ड COOH जो है ना वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये ग्रुप है, समूह है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितना होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 होती है ओजोन, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? यानी 36 जो पंक्ति होती है आवर्त सारणी में वो कितने होते हैं? तो वो 7 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे 2 चीज़ दिया गया है, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, दोनों एक ही हुआ। इसका अन्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है, वो क्या है? इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कहा जाता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो होता है 8, O8 ऐसे याद रख सकते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये 9th क्लास का भी सवाल है। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर तो 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल का क्रियाशील समूह है। एथेनॉल, ऑल वाला मिले तो OH लगाइए, यानी कि सिंगल बॉन्ड OH। ऑप्शन ए जो है ना 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी 49 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र नाम क्या है ये आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आपको पीडीएफ लेने से फ़ायदा ये है कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो कि 15 फरवरी को होने वाला है, उसमें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो में कमेंट करके आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो प्रश्न मैंने आपको 1 से लेकर के 50 तक बताया उसमें आपको कितने प्रश्न का जवाब पहले से आता था। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नहीं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने के चांस है, उस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। और दोस्तों, अच्छा से अच्छा नंबर लाने के लिए जो सब्जेक्ट आपका बाकी है, जिस सब्जेक्ट में आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, mrsharmatarget.in को आप लोग गूगल पे जाके सर्च करिए। वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज मॉडल पेपर मिल जाएगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, बता देता हूँ 50 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है ना, वह साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।